सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कहानी है और उसकी शुरुआत में ही वो एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं कि लिखा ऐसा जाना चाहिए जिसे अनपढ़ भी समझ सकें। और आज हमारे पास उनकी एक ऐसी ही कहानी है, राजा साहब को ठेंगा दिखाया। ये कहानी इतनी सीधी है कि इसके किरदार इशारों में बात करते हैं, पर इतनी गहरी है कि सता मतलब पूरी की पूरी इमारत उन इशारों का मतलब समझने में नाकाम रहती है। तो आज हम इसी कहानी की पड़ताल करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक गरीब की आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचती ही नहीं तो वो अपनी बात कैसे कहता है और सत्ता उस बात का क्या मतलब निकालती है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक राजा और एक ब्राह्मण की नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि सत्ता वो कानों से सुनती है या अपने डर और अहंकार से। कहानी हमें दिखाती है कि जब अर्जियां, चिट्ठियां ये सब रद्दी की कोकरी में चली जाती हैं, तो इंसान अपने शरीर को, अपनी भूख को, अपनी बेबसी को ही जुबान बना लेता है। पर क्या उस जुबान को पढ़ने की नियत सत्ता में होती है? यही इस कहानी का असली ड्रामा है। तो चलिए सीधे कहानी के उस दृश्य में चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू होता है। माहौल बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बंगाल और उड़ीसा को जोड़ने वाली एक नहर है, शाम का वक्त है और मलय वायु बह रही है, जिसे निराला बंगाल की आधी कविता कहते हैं। हाँ। और इसी नहर के किनारे राजा साहब की राजधानी है पद्मदल, और घाट पर उनके स्टीमर, नावें, लॉन्च सब लाइन से बंधे हैं। ये जो खूबसूरती का जिक्र है ना, ये जानबूझकर किया गया है। ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ प्रकृति इतनी शांत है, इतनी सुंदर है, लेकिन इंसानी दुनिया में एक भयानक तूफान वो अंदर ही अंदर पल रहा है। एक तरफ राजा का वैभव है और दूसरी तरफ एक गरीब की भूख। बिल्कुल, लेखक ने ये भव्यता का जाल इसीलिए बुना है ताकि हमें राजा और प्रजा के बीच की जो खाई है उसकी गहराई का अंदाजा हो सके। बिल्कुल। और इस खाई के एक तरफ है राजा साहब जो अपनी नाव की सैर के लिए निकल रहे हैं। उनका पहनावा देखिए, कीमती धोती, रेशमी शर्ट, सुनहरे स्लीपर। वो जब महल से निकलते हैं तो तीन तीन विशाल ड्योढ़ियां पार करते हैं। वहाँ दरबारी झुक कर सलाम करते हैं, सिपाही सलामी देते हैं। मतलब हर तरफ बस जी हुजूरी है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ना या शिकायत जैसे शब्द हैं ही नहीं। और यही जी हुजूरी राजा को बहरा बना देती है ना? जब आपको हर तरफ से सिर्फ तारीफ और सलाम सुनने की आदत हो जाए तो आप कोई दूसरी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। ये पूरी शानो शौकत एक कवच की तरह है जो राजा को आम इंसान की तकलीफ से बस दूर रखती है। वो अपनी ही बनाई हुई एक आरामदायक दुनिया में कैद है। तो एक तरफ तो ये राजा है जो अपनी ही दुनिया में मग्न है। लेकिन इसी चमक दमक से कुछ ही दूर नहर के दूसरे किनारे पर एक बिल्कुल अलग कहानी पक रही थी। सही कहा ना? हाँ, महज 1.5 मील दूर शतिपुर नाम का एक गांव है और लेखक ने उसे बड़ी चालाकी से पागी गांव कहा है। ये शब्द हमें पहले ही बता देता है कि यहाँ के लोगों में शायद सत्ता को लेकर थोड़ी बेचैनी है। और इसी गांव का एक गरीब ब्राह्मण विश्वंभर भट्टाचार्य नहर के किनारे खड़ा राजा का इंतजार कर रहा है। और उसका इंतजार करना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो सोच समझकर मतलब पूरी तैयारी के साथ वहाँ खड़ा है। उसे मालूम है कि ये राजा के सैर का वक्त है। जैसे ही राजा की नाव कोई 100 गज दूर होती है, विश्वंभर एक अजीब सी आवाज निकालकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो दिमाग में अटक जाता है। वो इशारों में बात करना शुरू करता है। और ये इशारे मामूली नहीं है, ये उसकी प्राणों की भाषा है। ये उस इंसान की आखिरी बेबस कोशिश है जो सिस्टम के सारे दरवाजे खटखटाकर हार चुका है। जब शब्द खोखले साबित हो जाएं, तो आदमी का शरीर ही उसका आखिरी सच होता है। चलिए इन इशारों को एक एक करके देखते हैं, क्योंकि पहली बार में तो कोई भी चकरा जाएगा। सबसे पहले वो हवा में उंगली से कुछ लिखने का नाटक करता है और फिर राजा की तरफ इशारा करता है। फिर वो दोनों हाथों से अपने पेट को मलता है जैसे उसे कोई मरोड़ रहा हो। इसके बाद वो दाहिने हाथ से अपना मुंह थपथपाता है और आखिर में वो दोनों हाथों से राजा को ठेंगा दिखाता है। सोचिए जरा, एक राजा के सामने खड़े होकर उसे ठेंगा दिखाना, ये कितना बड़ा जोखिम है। ये इशारा ही अपने आप में बता रहा है कि वो आदमी अब किसी भी अंजाम से डर नहीं रहा। उसकी बेबसी उसके डर से बड़ी हो चुकी है। और राजा की प्रतिक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। वो इन इशारों को देखता है, कुछ समझ नहीं पाता और नाव को धीमा करने का हुक्म देता है। वो मुड़कर देखता है कि उसके सिपाही अभी दूर हैं। इस बीच विश्वंभर नाव के साथ साथ दौड़ता हुआ अपने इशारे दोहराता रहता है। राजा का नाव धीमा करवाना दिखाता है कि वो उत्सुक है। वो जानना चाहता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उसका सिपाहियों की दूरी को देखना ये भी दिखाता है कि उसके मन में एक शक है, एक असुरक्षा है। वो तय नहीं कर पा रहा है कि ये कोई फरियादी है या कोई खतरा। और सत्ता जब भी कंफ्यूज होती है, वो हमेशा खतरे वाला विकल्प ही चुनती है। बिल्कुल। और वही हुआ। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता या पूछ पाता, उसके सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कोई मामूली आदमी उनके महाराज की तरफ अजीब अजीब इशारे कर रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। उन्होंने इसे बेअदबी माना और सवालिया नजरों से राजा की तरफ देखा। अब यहाँ कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है।
राजा कुछ नहीं बोलता, बस अपना सिर हिला देता है। और वो एक सिर हिलाना ही विश्वंभर का मुकद्दर तय कर देता है। ये सिपाहियों के लिए वो सिर हिलाना एक हुक्म था, इस गुस्ताख को सबक सिखाओ। उन्होंने वही समझा जो एक वफादार सिपाही को समझना चाहिए कि महाराज का अपमान वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या राजा सच में इतना ना समझता, या उसने जानबूझकर सिपाहियों को नहीं रोका? कहीं उसके अहंकार को चोट तो नहीं पहुंची थी कि कोई आम आदमी उसे ठेंगा कैसे दिखा सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद राजा ने सीधे सीधे मारने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन उसने रोका भी तो नहीं। ये सत्ता की खासियत होती है, वो अक्सर सीधे हुक्म नहीं देती, वो बस इशारा करती है या अपनी नाराजगी जाहिर कर देती है। बाकी काम नीचे वाले लोग खुद ही समझ जाते हैं। अपनी वफादारी साबित करने के लिए। हाँ, राजा की चुप्पी भी एक तरह का आदेश ही थी। और उस आदेश का पालन बड़ी बेरहमी से हुआ। सिपाही विश्वंभर पर टूट पड़ते हैं, और वो जो मारते हुए कहते हैं उससे साफ हो जाता है कि उन्होंने उन इशारों का मतलब क्या निकाला। एक सिपाही चिल्लाता है, क्यों रे, हमारे महाराज रियाया की जबान बंद करते हैं, पेट से मारते हैं, ठेंगा दिखाता है हमारे महाराज को। यहां हमें सत्ता का एक बुनियादी नियम देखने को मिलता है। जब सत्ता सुनना नहीं चाहती तो वो मदद की गुहार को भी बगावत समझ लेती है। गरीब की प्राणों की भाषा ताकतवर के लिए हमेशा एक खतरा ही लगती है। सिपाहियों ने पेट मलने का मतलब निकाला कि वो राजा पर प्रजा को भूखा मारने का इल्जाम लगा रहा है। ठेंगा दिखाने का मतलब निकाला कि वो राजा की सत्ता को चुनौती दे रहा है। उन्होंने एक बेबस इंसान की फरियाद को राजद्रोह बना दिया। और इस पूरी घटना के बाद का जो दृश्य है वो दिल दहला देने वाला है। विश्वंभर की उंगलियां कुचल दी गई हैं। उसकी पत्नी, 17 साल की विधवा बेटी और 2 छोटे बच्चे रोते बिलखते पहुंचते हैं। गांव वाले जमा हो जाते हैं। उनमें गुस्सा है, लेकिन राजा के प्रबल प्रताप के आगे सब चुप हैं। सब जानते हैं कि अन्याय हुआ है, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। और यही उस व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है। जब अन्याय को देखकर भी लोग चुप हो जाएं, तो समझ लीजिए कि डर ने उनकी आत्मा को भी कुचल लिया है। अब इस पूरी त्रासदी के बाद लेखक हमें वो सच्चाई बताते हैं जो राजा तक कभी नहीं पहुंच पाई। हमें पता चलता है कि विश्वंभर राज्य की एक देवी का पूजक है। उसका वेतन सिर्फ 3 रुपए महीना और रोज का थोड़ा सा चावल केला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कि उसे पिछले 20 महीनों से वेतन नहीं मिला है। 20 महीने बिना तनख्वाह के 5 लोगों का परिवार, और ऊपर से वो साल भर में 2 दर्जन से ज्यादा अर्जियां दे चुका है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब समझ में आता है कि वो इस प्राणों की भाषा का इस्तेमाल करने पर क्यों मजबूर हुआ। उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। बिल्कुल। और अब जब हम ये सच्चाई जानते हैं तो उन इशारों का मतलब पानी की तरह साफ हो जाता है। हवा में लिखने का मतलब था, मैं तुम्हें लिख लिख कर थक चुका हूं, मेरी अर्जियां कहाँ हैं। पेट मलने का मतलब था, मैं और मेरा परिवार भूखों मर रहे हैं। अरे, तो ठेंगा दिखाने का मतलब अपमान था ही नहीं। वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है, सब शून्य है। ये तो पूरी तरह उल्टा समझ लिया गया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। विश्वंभर ने सबसे सीधी, सबसे सच्ची भाषा का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी भूख और अपनी खाली जेब को इशारों में दिखाया, लेकिन सत्ता की आंखों पर शक और अहंकार का ऐसा चश्मा चढ़ा था कि उन्हें सीधे से संवाद में भी साजिश नजर आई। एक भूखे की गुहार को बगावत का ऐलान समझ लिया गया। और ये सिर्फ राजा या सिपाहियों की गलती नहीं लगती, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। एक ऐसा सिस्टम जो इतना सड़ चुका है कि वो अपनी ही प्रजा की बोली नहीं समझ सकता। हाँ, क्योंकि ऐसे सिस्टम में नीचे से ऊपर तक सच्चाई पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अर्जियां दफ्तरों में धूल खाती हैं और राजा तक सिर्फ वो बातें पहुंचती हैं जो उसके दरबारी उसे सुनाना चाहते हैं। सच्चाई को फिल्टर कर दिया जाता है। और कहानी का अंत इस बात को और पुख्ता कर देता है। राजा के जासूस मामले की जांच करते हैं। जाहिर है वो राजा को सच बताकर नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए एक मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करते हैं। और उस रिपोर्ट में क्या होता है? वही जो हमेशा होता है, गलती पीड़ित पर ही डाल दी जाती है। जासूस कहते हैं कि शक्तिपुर के बागियों ने इस भोले भाले ब्राह्मण को भड़काया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल महाराज का अपमान करवाने के लिए किया। इस तरह वो विश्वंभर को एक पीड़ित के बजाय एक मोहरा और साजिशकर्ता बना देते हैं। मतलब सिस्टम अपनी गलती मानने के बजाय पीड़ित को ही अपराधी घोषित कर देता है ताकि खुद पाक साफ बना रहे। हाँ। और फिर जब विश्वंभर के घाव थोड़े भर जाते हैं तो उसे राज दरबार से एक सरकारी चिट्ठी मिलती है। उस खत में बस एक लाइन लिखी थी, अब सरकार को
तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था का आखिरी और सबसे क्रूर प्रहार है। पहले उसकी आवाज नहीं सुनी, फिर उसकी भाषा को गलत समझा, फिर उसे शारीरिक सजा दी, फिर उसे साजिशकर्ता करार दिया और अंत में उसके मुंह से रोटी का आखिरी निवाला भी छीन लिया। सिस्टम ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि एक दमनकारी व्यवस्था अपनी गलती कभी नहीं मानती। वो अपनी गलती को सही ठहराने के लिए एक नया और बड़ा झूठ गढ़ लेती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक बेबस इंसान के अपनी प्राणों की भाषा में किए गए संवाद और एक बहरी सत्ता के बीच एक भयानक टकराव है। ये दिखाती है कि सत्ता और गरीबी के बीच संवाद होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दोनों की भाषा और दुनिया ही अलग है। एक की भाषा जरूरत है, दूसरे की भाषा ताकत। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक व्यक्ति की सच्चाई की व्याख्या सुनने वाले की समझ पर निर्भर करती है या उसके डर और अहंकार पर। और जब सत्ता अपने ही बुने हुए शक के जाल में जी रही हो तो एक गरीब की आवाज का क्या हश्र होता है। ये सवाल निराला के समय में जितना सच था, शायद आज भी उतना ही सच है।